हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए स्टडी मटेरियल आपको रेगुलरली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करा रहा हूँ। एक बुक के 15 प्रैक्टिस सेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम दूसरी बुक के 15 प्रैक्टिस सेट्स को देख रहे हैं, जो कि ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक है। इसके 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो वो आप हमारी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो ये हमने उसमें भी देखा था। देश में इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तो क्या होगा आपका? देश के लिए भक्ति। तो इसमें क्या होगा आपका? जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, तो इसमें यहां पर कौन सा समास होगा? यहां पर तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। इसके अलावा देखिए एक और बहुत पूछता है, गगन चुंबी। ठीक है, आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला, उसमें भी आपका तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा, वो भी काफी पूछता रहता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, तो जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, तो आपका क्या होगा? अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए होता है सर्वज्ञ। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त किया जाता है या उसके लिए उपयुक्त है? जो अवैध संतान हो उसके लिए शब्द है आपका जारज। ठीक है, इसका विलोम शब्द भी बहुत आता है। इसका विलोम शब्द क्या होता है? औरस। ठीक है, जारज का विलोम शब्द होगा औरस। बात करें कुलीन की, तो कुलीन कौन होता है? जो अच्छे कुल या वंश में जन्मा हो उसे कुलीन बोला जाता है। दत्तक कौन होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, इसको दत्तक बोला जाता है। अंत्यज कौन होता है? निम्न वर्ण या नीचे कुल में जन्म लेने वाला, उसे अंत्यज बोला जाता है। अगला, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी चुनिए। तो सिंपल है ये, तो सखा का क्या होगा? मित्र। माता शब्द का पुल्लिंग क्या है? पिता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संतान, सवारी और गंगा। तो भेड़िया जो शब्द है इसमें, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका क्या है आपका? गौएं, ऑप्शन बी। अगला, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो रीति का बहुवचन होता है रीतियां, ऑप्शन सी वाला जो है ये आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, सी वाला। पहला वाला गलत है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शब्दालंकार के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसमें से आपका कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो जो यमक अलंकार है ये आपका शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। बात करें अगर बाकी जो है इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर अलंकारों को हम देखेंगे तो अलंकार 3 तरीके के मुख्य रूप से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार में मैंने आपको बता दिए कौन से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। बात करें अगर अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में आपके कई सारे आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी अर्थालंकार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक उल्लेख अलंकार होता है, वो भी इसमें आता है। भ्रांतिमान अलंकार इसमें आता है, संदेह अलंकार इसमें आता है, व्यतिरेक अलंकार इसमें आता है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें आता है। तो कई सारी तरीके के अर्थ अलंकार की श्रेणी में आते हैं। शब्द अलंकार में 3 ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यमक इसका सही आंसर होगा। अगला, बूंद आघात सहही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है। ठीक है, अगर उदाहरण अलंकार की बात करें, मैं आपको इसका एक आध एग्जांपल और देता हूं। उदाहरण अलंकार आपका क्या होता है? जब एक वाक्य कहकर दूसरे वाक्य को उसके उदाहरण या एग्जाम्पल के रूप में कहना, यहां पर आपका उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद आघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। तो ये इस तरीके से यहां पर इसका उदाहरण देकर इन्होंने बात समझाई है। बात करें अगर इसकी तरह, मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा वो सुनिएगा आप। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? बेसिकली यहां पर उदाहरण अलंकार है, याद रखिएगा। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। तो यहां पर आपका इसमें भी उदाहरण अलंकार है, तो ये एग्जाम्पल भी इसका याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है?
तो मैंने आपको देखिए बताया था, अगर ए और ओ की मात्रा बीच में दिखाई दे तो क्या होता है, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। तो आप देखेंगे बड़ी ई इसमें है, बड़ी ई इसमें भी है, बड़ी ई इसमें भी है, यहां पर सभी में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है महेंद्र, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, ए और ओ की मात्रा मैंने बताया था, अगर बीच में शब्द के आपको दिखाई दे वहां पर गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अगला ही एग्जाम्पल आप देखेंगे गुण स्वर संधि का ही है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव में आपकी गुण स्वर संधि है महा प्लस उत्सव। ए और ओ इसके बीच में आपको दिखाई देता है, तो यही इसकी छोटी सी ट्रिक है, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ऑप्शन ए आपका इसमें ठीक होगा। और इसमें भी आपकी गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि के देखिए एग्जाम्पल बहुत आते हैं, मैं आपको बता देता हूं कुछ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे सुरेंद्र बहुत आता है, सुरेंद्र मतलब सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। रमेश बहुत पूछता है, रमा प्लस ईश रमेश, और ई बड़ी ई आएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में आपको छोटी ई भी देगा, रमा प्लस बड़ी ई के साथ ईश। इसके अलावा महेश आता है, महा प्लस ईश महेश, राका प्लस ईश राकेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, जैसे आपका महोत्सव है ठीक इसी तरह चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। ठीक है, सर्व प्लस उदय सर्वोदय। ये सभी आपके गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बहुत आता है आपका जलोर्मी, जलोर्मी बहुत ज्यादा पूछता है, जल प्लस ऊर्मी। ऊर्मी देखिए बड़ा ऊ आता है ऊर्मी में, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर या तरंग। ठीक है, तो जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, इसको याद रखिएगा, ये भी लगातार पूछता रहता है। आगे चलते हैं। 13वां, महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या होगा, महा प्लस औषध। और इसमें आपकी कौन सी संधि आएगी, इसमें वृद्धि स्वर संधि आएगी। तो इसकी देखिए ट्रिक क्या थी, शब्द के बीच में अगर आपको औ या फिर बड़ा ए दिखाई दे, ए मतलब एक जिसमें दो मात्राएं होती हैं, जैसे आपका मैं कैसे बताऊं आपको, नवैश्वर्य। ठीक है, नवैश्वर्य जो शब्द है, मतैक्य, तो मतैक्य में आपकी दो मात्राएं आती हैं, ये आपका सही शब्द है। तो इसमें आपकी क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। तो इसमें हमेशा बीच में या तो औ दिखाई देगा आपको या फिर ए की मात्रा दिखाई देगी। तो जैसे और कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक तो मतैक्य मैंने दिया, सदा प्लस एव सदैव, ये भी आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महौषध आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा महा प्लस औषधि भी आता है, उसे महौषधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द इससे संबंधित हैं। आगे, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सिंपल है, तो सूर्य प्लस उदय। तो ऊपर वाले का क्या होगा आपका, महा प्लस औषध, ऑप्शन ए। और अगर 14वें की बात करें तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय, ऑप्शन ए। और इसमें कौन सी संधि है, देखिए सूर्योदय में ओ की मात्रा दिख रही है, ए और ओ की, तो इसमें क्या होगा, गुण स्वर संधि होगी। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें, तो इसमें देखिए इन्होंने वाक्य तो दिया ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में हमें वाक्य पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये प्रश्न सेट हुआ है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इसमें देखिएगा अगर आप, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। तो क्षमा की भीख नहीं होता, क्षमा मांगी सिंपल होगा। ठीक है, क्षमा की भीख नहीं मांगता कोई भी, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें सही होगा। ऊपर अगर प्रश्न लेकर देते तो ज्यादा अच्छा बनता, इसमें प्रश्न में बहुत थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो अगर आप देखेंगे, उसने आसन ग्रहण किया। अगला, पूज्यनीय पिताजी आ गए, तो देखिए पूज्यनीय शब्द गलत है, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, या तो शब्द है पूज्य या फिर पूजनीय, ज्या नहीं होता, पूरा जा आता है, पूजनीय, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही होगा। अगला, कंचन एक कृषांगिनी युवती है, ये देखिए यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आ रखा है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो अगर आप देखेंगे इसमें शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्यों, यहां पर देखिए कृषांगिनी नहीं आएगा, कृषांगी शब्द आएगा, कंचन एक कृषांगी युवती है। ठीक है, याद रखिएगा कृषांगी। अगला, अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी मुहावरे से क्या तात्पर्य है, एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी। एड़ियां रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, बहुत दौड़ धूप जो करता है, बहुत दौड़ भाग करता है, उसके लिए एड़ियां रगड़ना। जैसे आपका कोई काम नहीं बनता तो आप एड़ियां रगड़ते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं, तो बहुत दौड़ धूप करना। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का अगर आप देखेंगे सही अर्थ है, को जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, अगर आपने पहले मेहनत नहीं की तो आप परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगला, अब हम देखते हैं जो गद्यांश है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने
वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता का क्या नाम था? तो हमने साफ देखा क्या नाम था, शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के क्या नाम है? तो 2 काव्य ग्रंथों के नाम है शिवावाणी और शिवराज भूषण। ठीक है, शिवावाणी और शिवराज भूषण। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही होगा। अगला, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें आप अगर टाइटल की बात करें तो क्या होगा, जो भूषण थे उनकी बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने अपने मृत्यु उनकी हुई लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या छोड़ा, लगभग 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का राज्य उनके लिए छोड़ा। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास क्या था, मात्र 5 सवार और 25 पैदल थे। तो 24 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। प्रशंसा का पर्याय शब्द है, तो प्रशंसा का अगर आप देखेंगे तो क्या है, ख्याति भी होता है, कीर्ति भी होता है, यश भी होता है, तो सारे आपके सही हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था, जो मैंने आरो यारो के लिए वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज तत्सम तद्भव वाला देखिए, 350 उसमें प्रश्न है, और उसके बाहर मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई प्रश्न आपका किसी एग्जाम में नहीं जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे उसमें प्रश्न है, मैंने एक्स्ट्रा भी कई सारे वर्ड आपको उसमें बताए हैं। ठीक है, तो पलंग का होता है आपका पर्यंक, ऑप्शन सी। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमृत का होता है आपका पीयूष, याद रखिएगा। अंशु का तो होता है किरण, ठीक है, अंशु किरण के लिए यूज किया जाता है। पीयूष की अगर बात करें तो अमृत के और पर्यायवाची भी मैं आपको बता देता हूं, एक अमीय बहुत होता है, अमीय बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा सुधा, पीयूष, अमी भी होता है, ठीक है, अमी और सोम, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पंडित का क्या नहीं है, हमने कल देखा था। दामिनी जो शब्द है किसके लिए यूज किया जाता है? दामिनी आपका बिजली, चंचला, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। तड़ित, धनवल्ली, ये सारे आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, तो दामिनी बिजली के लिए यूज होता है। बाकी कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची बताइए, तो देखिए मतंग जो शब्द है ये आपका हाथी का पर्यायवाची है। व्याल आपका हाथी के लिए यूज किया जाता है, व्याल राज नहीं, सिर्फ व्याल यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हाथी का हम तत्सम की बात करें, हाथी का तत्सम भी बहुत पूछता है, हस्ती, ठीक है, हस्ती हाथी का तत्सम होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हाथी के और पर्यायवाची की बात करें तो द्विरथ, ठीक है, द्विरथ है नाग, दंती, कुंभी, सिंधुर, गजेंद्र, वितुंड, द्वीप, गयंद और वारण। गयंद याद रखिएगा, गयंद भी पूछता रहता है, ठीक है, गयंद तत्सम तद्भव में भी आ जाता है कभी कभी, तो गयंद याद रखिएगा। ये सारे आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। आगे, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पीयूष जो शब्द है वो तो आपको पता है, अमृत का पर्यायवाची है। अगर बात करें उदक जो शब्द है, उदक, ये आपका पानी का पर्यायवाची है। बाकी अगर बात करें तो मोदक तो आपको पता है लड्डू वगैरह के लिए यूज किया जाता है। रसद आपका गन्ने का पर्यायवाची माना जाता है, गन्ने का, ठीक है। तो यही हमारे हिंदी के प्रश्न थे। अब मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। 31वें का आंसर है आपका 24, ऑप्शन ए। 32वां जो है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3। ठीक है, आप थोड़ी देर रोक देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। 33वां देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द निर्माण के लिए संख्याओं को इंगित अक्षरों का सही क्रम दे। 33वें की बात करें तो इसका आंसर है सी। 34वें की बात करें तो जो कैचर वाला प्रश्न है इसका आंसर होगा डी। 34वें का होगा आपका डी। 35वें की अगर बात करें, मैंगो इज येलो बिट ना टोमा वाला जो प्रश्न है 35वां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिट। समान जोड़ी का पता लगाएं जो 36वां है, इसका आंसर होगा सी। 37वें की बात करें अगर, तो जो आपका डाइस वाला टाइप का प्रश्न है, 37वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। अगला 38वां,
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, तो 38वें में होगा आपका ऑप्शन डी। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, 39वां। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फरहान। अगला, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, कैलेंडर वाला प्रश्न है, तो 40वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शुक्रवार। 41वां, 41वें का जो सही आंसर होगा वो होगा 26। अगला, 42वां, आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला प्रश्न है, 42वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। 43वें की बात करें तो 43वें का जो आंसर होगा वो होगा, तो देखिए इसमें 11 का अगर बात करें 5 का क्यूब आपका 125 हो गया, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में 125 आप इसको मानिए, ठीक है, 125 है, मिसप्रिंट हो गया। ये सब इसमें सारे क्यूब हैं, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512 और 12 का क्यूब 1728, 1321 किसी का क्यूब नहीं है, यही इसका आंसर है। तो 125 आप इसे कर लीजिए, 121 नहीं है, 125 है। अगला, किसी पंक्ति में एक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, तो इस वाला जो आपका रैंकिंग वाला प्रश्न है इसका सही आंसर होगा 8। 45वां जो प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, डी। तो यही देखिए हमारे सारे रीजनिंग के प्रश्न थे। किसी प्रश्न में आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं हम सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज का सेक्शन। पहला 46वां प्रश्न है हमारा सामान्य जानकारी का, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। देखिए आईआईटी मद्रास अलग अलग कारणों से चर्चा में है लगातार। सबसे पहली बात तो भारत के बाहर किसी भी आईआईटी का जो पहला परिसर बनने जा रहा है वो आईआईटी मद्रास का ही बनने जा रहा है। कहां पर? तंजानिया का एक द्वीप समूह है जांजीबार, जांजीबार द्वीप समूह का देखिए एक फैक्ट से क्वेश्चन भी आता है कि इसको लौंग द्वीप भी बोलते हैं, यानी लौंगों का द्वीप। यहाँ पर क्लोव वगैरह या लौंग बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको लौंग का द्वीप भी बोला जाता है। अगर बात करें आईआईटी मद्रास या किसी भी आईआईटी की, पहली महिला डायरेक्टर बनने वाली हैं जो जांजीबार में बन रहा है, प्रीति अगलायम जी। याद रखिएगा, जो भारत से बाहर पहला आईआईटी बन रहा है उसकी पहली महिला डायरेक्टर है, और वो किसी भी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर है प्रीति अगलायम जी। इसके अलावा बात करें, श्रीलंका का एक विश्वविद्यालय है जाफना विश्वविद्यालय, ठीक है, जाफना यूनिवर्सिटी, उसने आईआईटी मद्रास के साथ अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि रिसर्च और इनोवेशन से संबंधित है। इसके अलावा इजराइल ने आईआईटी मद्रास के कैंपस में, आईआईटी मद्रास के परिसर में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर यानी जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने की बात की है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास में ही ये बात की गई है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने हाल ही में अपने स्टूडेंट्स का जो इनटेक है, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते हैं, उसमें विविधता लाने के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव भी दिया है आईआईटी मद्रास ने। तो आपसे सीधे यही पूछ सकता है प्रश्न की हाल ही में किस आईआईटी ने स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव दिया है, तो आईआईटी मद्रास ने दिया है अपने स्टूडेंट्स में विविधता लाने के लिए, डाइवर्सिटी लाने के लिए, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी पहला भारतीय राज्य कौन बना है जिसने राज्य स्तर पर रैंकिंग फ्रेमवर्क लागू किया है इंस्टीट्यूट्स का, तो वो बना है जिसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है, केरल ने, ठीक है। केरल राज्य स्तर पर यानी स्टेट के लेवल पर रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और केरल एक वजह से चर्चा में और है, इंडिया का पहला कंप्लीट डिजिटल स्टेट केरल को ही अभी घोषित किया गया है, कंप्लीट डिजिटल राज्य उसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से केरल चर्चा में था। आगे, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, तो पीएच देखिए क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन का। लेकिन अगर बात करें जब 7 से 14 की तरफ आप जाते हैं, देखिए 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है। अगर 7 से कम आपका पीएच होता है तो आप जाते हैं एसिड की तरफ यानी अम्ल की तरफ। अगर आप 7 से ज्यादा जाते हैं तो आप जाते हैं क्षार की तरफ यानी बेस की तरफ। और क्षार आपका क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपका जो OH आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी जब आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 7 से 14 की तरफ बेस होता है यानी क्षार होते हैं, ठीक है। आगे, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो दर्रे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपसे प्रश्न दर्रों से संबंधित पूछे जाते रहते हैं। तो जोजिला जो दर्रा है ये लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। अब बात करें, देखिए जो जोजिला टनल से एसएससी में प्रश्न पूछा गया, ठीक है, एसएससी जीडी की परीक्षा में प्रश्न आया था, ये सन आई थिंक 2019 में प्रश्न आया था
इसमें देखिए क्या पूछा था कि जोजिला जो दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, माउंटेन रेंज में पड़ता है। तो देखिए ट्रिक इसकी ये है, जेड से होगा आपका जोजिला और जेड से ही है जस्कर रेंज। ठीक है, जो हिमालय की हमारे जस्कर पर्वत श्रृंखला है उसमें आपका जोजिला पास पड़ता है। इसके अलावा देखिए बात करें कुछ और जो दर्रे आपसे लगातार पूछता रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है देखिए सिक्किम का, सिक्किम में दो दर्रे बहुत फेमस है, एक तो है जलेपला और एक है नाथुला। नाथुला वाले रास्ते से भी आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए कुछ दर्रे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक तो रोहतांग दर्रा है, सबने सुना होगा, एक है वहां पर बड़ा लाचाला पास। ठीक है, बड़ा लाचाला। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पास है हिमाचल प्रदेश में वो है शिपकीला पास। शिपकीला पास क्यों इंपॉर्टेंट है, शिपकीला पास से ही सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। ठीक है, आपको पता है लद्दाख से निकलती, सॉरी माफ कीजिए, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में राकस ताल है लेक मानसरोवर के पास, वहां से ये निकलती है। और मैंने आपसे फिर बताया, रट लीजिए इसको, शिपकीला दर्रे से ये भारत में एंटर करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें और दर्रों की तो बात है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में है एक तो डीफूला, इसके अलावा लीखा पानी और फंगसन पास आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हाँ, एक और मैं बताना भूल गया अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट, बॉमडिला। बॉमडिला पास भी अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो नीति पास, माना पास और एक जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा उत्तराखंड से, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक ये मैचिंग में बहुत आते हैं। इसके अलावा देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही सब घूम फिर के दर्रे आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा ये याद रखिएगा, एसएससी में पूछा गया है, जस्कर पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ। तो अगर बात करेंगे विमान, तो देखिए विमान जो शब्द है जिसको आप नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं कि ये शिखर है पर्वत का, सॉरी मंदिर का, माफ कीजिए, मंदिर का शिखर है, उसको यहाँ बोला जाता है शिखर नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में उसको बोलते हैं विमान। आपको पता है अलग अलग तरीके की मंदिर की हमारे यहाँ शैली है, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में प्रचलित है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो शुरू किए हैं विमान वगैरह बनाने, वो किए हैं चोल वंश के राजाओं ने, माफ कीजिए, चोल वंश के राजाओं ने। और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर इनका कौन सा है, बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको चोल वंश के राजा राज राजा प्रथम ने बनाया था। याद रखिएगा, बृहदीश्वर टेम्पल तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है या तंजौर में स्थित है। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था, इसलिए इसको राज राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। अगर बात करें कब का है, तो देखिए 1010 में ये बना था और 2010 में इस मंदिर को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो विमान शैली आपकी साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर, उसमें यूज होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन आपका जो होता है टिटनेस के लिए, ठीक है, टिटनेस वगैरह के लिए आपको ये दिया जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है, यानी आपके कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन का मध्यम स्तर क्या कहलाता है, इसको प्रतिफल बोला जाता है, ऑप्शन ए। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं। तो किनको चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस जी को। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स के इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस अंग को कहा जाता है सभी ट्रेडों का जैक, तो जो स्किन है आपकी त्वचा है, इसको आपका सभी अंगों का जैक कहा जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है। तो कौन सा राज्य है, अगर आप इसमें से देखेंगे, वैसे तो सिक्किम भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जैविक राज्य है, लेकिन यहां पर आपका क्या है, लक्षद्वीप। तो गोवा, देखिए गोवा भी अभी काफी वजह से चर्चा में था। आज सुबह मेरा करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बताया था, गोवा में देखिए अभी करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको मुफ्त में देने वाला ये भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, कल ही इसकी घोषणा हुई है। इसके अलावा बात करें, जो हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, 37वें नेशनल गेम्स हैं, वो गोवा में ही आयोजित किए जाएंगे इस बार, और उसका शुभांकर का क्या नाम है, मोगा। गोवा और क्यों फेमस है, गोवा आपको पता होगा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला सैंड ड्यून या रेत का टीला पार्क कहां पर स्थापित होगा। तो क्वेश्चन तो ये थोड़ा पुराना है, लेकिन ये गोवा में आपका स्थापित किया जाएगा। आई थिंक 2020-21 में न्यूज में था, ये बहुत पहले का पुराना करंट अफेयर्स है। अगला, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के
ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1826 के जो ज्यूरी अधिनियम था इसका घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसकी स्थापना की है, ब्रह्म समाज की स्थापना की है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन रेनासा इनको बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा जो टाइटल है वो किसने दिया है, वो दिया है अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया है। 1829 का जो सती प्रथा को खत्म करने का अधिनियम लाया गया था, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा लाया गया था। तो उसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा रोल था, याद कीजिए रखिएगा 1829 में। राजा राम मोहन रॉय की जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका क्या नाम है, एक है आपकी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है, एक तो ये है मोनोथीस्ट, मतलब जो एकेश्वरवाद में बिलीव करते हैं उनको मोनोथीस्ट बोला जाता है या एकेश्वरवादी। और अगर बात करें दूसरी, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जो जीसस क्राइस्ट हैं क्रिश्चियनों के या ईसाइयों के जो माने जाते हैं भगवान, उनके प्रीसेप्ट्स यानी उनके कुछ थॉट्स वगैरह, उनकी फिलोसफीज, उसके उस बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये दो बुक इनसे संबंधित हैं। 1828 का ब्रह्मो समाज जरूर याद रखिएगा, वो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा एमजी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे जी भी बहुत फेमस हैं। क्यों, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे जी को ही अपना पॉलिटिकल गुरु माना करते थे या राजनीतिक गुरु माना करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्था है, देखिए आपने सिलेबस अगर देखा हो इतिहास का तो उसमें रहता है प्री कांग्रेस एसोसिएशन, यानी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और इसका क्या काम था, इसका काम था कि लोगों और सरकार के बीच में एक पुल के रूप में या ब्रिज के रूप में काम करना, यानी लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाना, उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा स्थापित की गई थी, और इनको गोपाल कृष्ण गोखले अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। बात करें ईश्वर चंद विद्यासागर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 का, उसमें सबसे बड़ा रोल था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। एक प्रश्न इनसे और बहुत ज्यादा बनता है कि जो एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है, तो किसके द्वारा नापा जाता है, इसको बोला जाता है कैस्कोग्राफ। ठीक है, कैस्कोग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट तो आपने सुना होगा, झूठ वगैरह को पकड़ने के लिए होता है। कार्डियोग्राफ वगैरह आपके हार्ट वगैरह का से संबंधित है। कैस्कोग्राफ याद रखिएगा, पौधों में वृद्धि नापने को। अगला, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, तो इसमें ये किस तरीके का प्रतीक है, तो ये देव और उसकी शक्ति, इसका योग का प्रतीक है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है। अगला, मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है, तो किसका नाम बदला गया है, अहमदनगर का। ठीक है, अहमदनगर का नाम बदलकर ये कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो किसका और नाम वहां पर बदला गया है, तो औरंगाबाद का नाम भी वहां पर बदल दिया गया है। अब क्या नाम रखा गया है उसका, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर। शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, तो शीतला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इसके अलावा देखिए झांसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंस्टीट्यूट स्थित है, संस्थान स्थित है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भारतीय चारा एवं चारागाह संस्थान। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ललितपुर में, ललितपुर में मैंने आपको बताया था दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर हमें यूरेनियम के कुछ अवशेष मिलते हैं या यूरेनियम हमें कुछ वहां पर देखने के लिए मिलता है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में ही स्थित है, तो इस वजह से ललितपुर काफी चर्चा में रहता है। इसके अलावा देखिए बात करें ओबरा, ओबरा क्यों फेमस है, ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक थर्मल पावर प्लांट है। पूछता रहता है कहां पर स्थित है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र में। आगे, किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड देखिए हमेशा सीधा बनेगा,
लिंडमान का एक नियम है 10% का नियम, ठीक है, लिंडमान का। उसके तहत क्या कहा जाता है, जो आपके पोषी स्तर होते हैं, इंग्लिश में इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स बोला जाता है। ट्रॉफिक लेवल में जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर या एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है, तो मात्र 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% एनर्जी का ह्रास हो जाता है। तो आप देखेंगे बेस जो है, आधार हमेशा बड़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होगा, तो यानी आपका सीधा पिरामिड बनेगा, हमेशा हमेशा सीधा पिरामिड बनता है ऊर्जा का, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बात करें, एक बहुत पूछता है जैव भार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड। तो याद रखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं या जलीय इकोसिस्टम होते हैं, जलीय पारितंत्र होते हैं, उसमें बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है, और जलीय इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। छोटी मछली बड़ी को खाएगी, बड़ी उससे बड़ी को खाएगी, और बड़ी उससे बड़ी को खाएगी। मान लीजिए वेल, तो वेल का बायोमास जो जैव भार है सबसे ज्यादा होगा, तो ये पिरामिड बनेगा उल्टा। याद रखिएगा, आपसे सवाल में कैसे पूछता है, तालाब में जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, नदी में जैव भार का पिरामिड, तो ये सब जलीय इकोसिस्टम के उदाहरण है। जलीय इकोसिस्टम में हमेशा उल्टा बनेगा। स्थलीय इकोसिस्टम में आपसे पूछ ले कि आप कह सकते हैं रेगिस्तान में कैसा बनेगा, घास के मैदानों में कैसा बनेगा, तो यहां हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि ये स्थलीय इकोसिस्टम के उदाहरण है। याद रखिएगा, मैंने फिर बताया ऊर्जा का पिरामिड जो होता है किससे बनता है, 10% का नियम है लिंडमान का, उसको ये फॉलो करता है। अगला, आगे, और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, जो पिरामिड होते हैं आपके, इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकीय पिरामिड, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है, इसका पिरामिड दिया है चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, ELTON, चार्ल्स एल्टन, इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज चार्ल्स एल्टन नामक विज्ञानी ने की। आगे, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें से कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक और उनका ग्रैंडसन, ठीक है, दशरथ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, ये और ये चंद्रगुप्त मौर्य तो सबको पता ही होगा, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और ये सल्लेखना भी इन्होंने परफॉर्म किया था। ये छोड़कर अपना पाटलिपुत्र को कहां चले गए थे, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। वहां पर सल्लेखना एक प्रैक्टिस होती है। सल्लेखना का मतलब क्या होता है कि स्टार्विंग अनटू डेथ, मतलब अपना एक तरह से खाना पीना छोड़ देना और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेना। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना भी परफॉर्म किया था, जैन धर्म से ये संबंधित है। इसके अलावा बात करें बिंदुसार, तो बिंदुसार जो अशोक के पिताजी थे, ये किसको थे, ये आजीवक जो धर्म था उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनके लिए इन्होंने काफी ज्यादा उनको सपोर्ट भी किया। अशोक ने भी देखिए आजीवक धर्म के लोगों के लिए गुफाएं बनवाई थी, जो आपकी बिहार के गया में स्थित है। सुदामा केव है, कर्ण चौपड़ है, लोमस ऋषि है, वहियक है, वेदातिक है, ये सारी जो गुफाएं हैं ये इन्होंने गया में बनवाई थी आजीवक सेक्ट के लिए। लेकिन अशोक और दशरथ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड थे या संबंधित थे। तो इसमें क्या होगा, दूसरा और चौथा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, बिंदुसार आजीवक धर्म से। सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोडक्ट के राज्य किए गए संसाधनों को मापता है। जीईपी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें से क्या नहीं होगा, जो उद्योग है ये इसमें नहीं होगा, ये केवल पर्यावरण से संबंधित चीजों को इंक्लूड करता है। उद्योग उससे संबंधित है लेकिन मुख्य रूप से ये पर्यावरण से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी ठीक है, पंडित रविशंकर जी सितार ठीक है, पालाधर रघु मृदंगम, बिस्मिल्लाह खान देखिए तबले से नहीं, तबले से उस्ताद जाकिर हुसैन जी बहुत फेमस एक तबला वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खान जी किससे, शहनाई वादक हैं बहुत फेमस। अगला, हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो इंडिया ने यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं, आप कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो सिंपल है ये तो टिम बर्नर्स ली ने। आगे, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और चार्ल्स बेबेज कौन थे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और अगर बात करें तो ईमेल जो है, ठीक है, ईमेल का जनक किसको माना जाता है, आर सैमुअल टॉमिल्सन को। ठीक है, आर सैमुअल टॉमिल्सन को ईमेल का जनक माना जाता है। जो अर्पानेट सिस्टम था आपका 1971 का, उसको डेवलप करने में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। जो पहला इंटरनेट, और आप कह सकते हैं पहला इंटरनेट नेटवर्क का बेस माना जाता है अर्पानेट। तो रे टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है, ईमेल का जनक माना जाता है। आगे, और चार्ल्स बेबेज को तो आप सब जानते ही हैं, कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग
ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, यानी ऑनलाइन वगैरह आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से क्या ब्राउजर नहीं है? तो आउटलुक देखिए आपका कोई ब्राउजर नहीं है। आगे, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो कौन है ये? फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन डी। किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आया हुआ है किसी एग्जाम में। देखिए जो सिंक्रोनस मॉडेम आपके होते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो किसमें आपके क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? सिंक्रोनस मॉडेम में। अगला, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो आपकी बिटकॉइंस वगैरह होती हैं, ये पूरा आपका जो पूरी बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो पूरी आपकी क्रिप्टोग्राफी पर ही चलती है। इसमें बहुत कठिन जो होते हैं एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसको क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है। और इसको क्या बोला जाता है? जो इसको क्रैक करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है। जो एल्गोरिदम वगैरह ब्रेक करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, उसको क्रिप्टो माइनिंग बोला जाता है। बैंकों में चेकों को संशोधन करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का उपयोग करते हैं? तो मैंने आपको यह बता दिया था, क्या? MICR कोड, माइकर कोड इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। तो MICR जरूर याद रखिएगा। बैंक से संबंधित कुछ और मैंने फुल फॉर्म्स आपको बताई थी। एक IFSC कोड होता है बैंक में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड, एक होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश के बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो क्या बनाता है सक्षम? आपका ब्राउजर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो कौन सा एक ब्लॉक डिवाइस है? जो टेप ड्राइव है आपका, ये एक ब्लॉक डिवाइस मानी जाती है। और USB की देखिए फुल फॉर्म पूछ ली थी एक बार, क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। माउस का एक बार क्या पूछ लिया था? आविष्कारक पूछ लिया था। तो माउस का आविष्कार किसने किया है? डगलस एंगलबर्ट ने। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं डीगॉसिंग, ठीक है। डीगॉसिंग यहां पर क्या है? डीगॉस, ऑप्शन सी। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी हमारे लिए नया है, ये हमने अभी तक नहीं किया। तो CRC की फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऑप्शन सी। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो अगर बात करें, यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, केस सेंसिटिव। अगर आप बात करें तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो केस सेंसिटिव देखिए नहीं होता। ईमेल एड्रेस आपने देखा होगा सब शॉर्ट में ही लिखा जाता है। ईमेल में आपने किसी के में बड़ा लेटर, छोटा लेटर, बड़ा लेटर नहीं देखा होगा, सब एक ही तरीके के स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो आपका एक सही है, दो आपका गलत है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो मैंने अभी ऊपर बताया था ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का देखिए काफी बैंक्स अब उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। अगला, हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित या डेवलप किया गया है। हैंगआउट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये गूगल का एक एप्लीकेशन है। अगला, वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये माफ कीजिए, IBM का प्रोडक्ट है, IBM का। ये भी हमने किया हुआ है SSC वाली सीरीज में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी का। तो पायरोफिलाइट का प्रयोग होता है। तो देखिए पायरोफिलाइट क्या है? ये इसमें एल्यूमिनियम वगैरह होता है, ठीक है। अगर मैं पूरा बताऊं तो ये बेसिकली कंपोज करता है आपका, कंपोज इसमें रहता है क्या? एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड इसमें रहता है। और इसका देखिए ताप सहने में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशन में, कीटनाशक के रूप में और सेरामिक के रूप में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का
पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक लगभग विस्तार 650 किलोमीटर है। ठीक है, 650 किलोमीटर। तो इसमें तो आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछे तो लगभग कितना है? तो उत्तर से दक्षिण कम है, इसका लगभग आधा ही है, 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। टॉप कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो सबको पता है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। लगभग 16.5% जनसंख्या यूपी में निवास करती है भारत की। उत्तर प्रदेश में देखिए, अब पूछ ही लिया है तो मैं थोड़े से कुछ और फैक्ट्स आपको बताता हूं। आपसे पूछा था कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला एक बार पूछ लिया था कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। एक बार यह भी पूछ चुका है कि सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को टच करती है अलग अलग। तो सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो 4 राज्यों को टच करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अभी मैप दिखाता हूं, मैप में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतरराष्ट्रीय देश से अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल से। कितने किलोमीटर की? लगभग 579 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल के साथ लगती है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बॉर्डर करता है, तो 8 राज्यों से बॉर्डर करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर करता है। टोटल 9 से हम बॉर्डर करते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स, नेपाल से मैंने बताया 579 किलोमीटर की सीमा है। कौन कौन से जो जिले हैं वो नेपाल से टच करते हैं? टोटल आपके 7 जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। मैं आपको पश्चिम से पूर्व तक का ऑर्डर बताता हूं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो आपका नेपाल से बॉर्डर करते हैं। इनको रट लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन में दिया था कुशीनगर, वही उसका आंसर था। कुशीनगर आपका बॉर्डर नहीं करता है, याद रखिएगा। फिर पिछले मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको सब बता रहा हूं सारे आए हुए प्रश्न है, एक जगह आपको इतना सब कुछ बहुत मुश्किल ही मिलेगा। इसके अलावा देखिए, बात करें अगर मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैप में जो हमने फैक्ट सब देखे हैं आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, ये देखेंगे आप, आपका मैप है उत्तर प्रदेश का। अगर आप यहां से देखेंगे, इसमें जो हमने बात करी थी, सबसे जो उत्तरी जिला है हमारा वो है सहारनपुर, यहां पर आप देखेंगे। सबसे पश्चिमी जिला है हमारा शामली। इसके अलावा बात करें सबसे दक्षिणी हमारा जिला कौन सा है, आप देखेंगे। वैसे ललितपुर आपको लग रहा होगा, लेकिन सोनभद्र आपका और नीचे है, तो सोनभद्र आपका सबसे हमारा दक्षिणी जिला है। सोनभद्र हमने पूछा था कितने राज्य को टच करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और सबसे पूर्वी जिला की जो बात करी थी, यह प्रश्न आया हुआ है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही देखिए सारे फैक्ट है। मैंने आपको देखिए दिखाया, कुशीनगर यहां पर है। कुशीनगर आपका बॉर्डर नहीं करता नेपाल से, नेपाल ये है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये टोटल 7 आपके जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर। आगे चलते हैं। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो नौकनी संलक्षण देखिए किसके कारण उत्पन्न होता है? ये आपका जो संख्या का प्रदूषण होता है। ठीक है, संख्या के प्रदूषण के कारण ये होता है। संत कवि मलुकदास जी थे, तो मलुकदास जी कड़ा यानी आपके कौशाम्बी के आसपास के थे। कड़ा कौशाम्बी के, ऑप्शन सी। पुराने जमाने में कड़ा मानिकपुर इसे बोला जाता था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहां पर? चित्रकूट में। इसको रट लीजिए, ये भी बहुत आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है, चित्रकूट में स्थित है। इसके अलावा देखिए, चित्रकूट से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है जो सांस्कृतिक रूप से प्रश्न आता है यहां से, कामदगिरी पर्वत। तो कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में स्थित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो हिंडाल्को देखिए क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह, एल्यूमिनियम शीट्स वहां पर बनती हैं। तो इसकी यहां पर स्थिति का क्या कारण है? जो पावर सोर्स है वो यहां से काफी पास है, शक्ति के स्रोत से इसकी काफी नजदीकी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहां पर सही होगा। तो यहां पर एक जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वहीं से इसको लगभग आपका एनर्जी सोर्स इसका वही है, वहीं से इसे शक्ति प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 के जन्म दर को 2.1, जिसको आपका
रिप्लेसेबल फर्टिलिटी बोला जाता है, यहां तक लेकर आना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो इसमें से सही चुनना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इनके लिए देखिए, इनका एक बार पूछ लिया था इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ है। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। अब काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के विकास के लिए निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके विकास के लिए? झांसी के विकास के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? कौन से सन में? तो ये 1933 में, 1833 में। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा। अगला, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? तो प्रभासगिरी जो पर्वत है आपका, ये जैन धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म में इसकी काफी ज्यादा महत्ता है। तो देखिए क्या ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो जैन धर्म में हमारे टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला, 23वां और 24वां तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहता है। पहले कौन है? ऋषभ देव जी। इसके अलावा उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ जी। और 24वें भगवान महावीर स्वामी जी। तो जो छठे जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था पद्म प्रभु। इनका मंदिर यहीं पर स्थित है, और ये है कहां पर? ये कौशाम्बी जिले में स्थित है, प्रभासगिरी। इसके अलावा बात करें तो हिंदू भी इसको काफी ज्यादा रिवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में या पौराणिक कथाओं में कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम जो दिन है वो यहीं पर बिताए थे, प्रभासगिरी पर्वत में। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कहां पर है? हमीरपुर और झांसी। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये 3 राज्यों का जॉइंट एफर्ट है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। तो हरियाणा का ये हिस्सा नहीं है। यहां पर आपको क्रोकोडाइल वगैरह काफी देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक। बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का डांस है। केरल के भी 2 डांस बहुत फेमस हैं, दोनों को रट लीजिएगा, कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम याद रखिए, केरल का ही है। वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सरकार ने इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है? तो बरसाने की लठमार होली बहुत ज्यादा फेमस है। अगला, 98वां, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने स्थलों को रामसार साइट घोषित किया गया है? तो जनवरी 2020 में 6 स्थलों को रामसार साइट घोषित किया गया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो रामसार स्थल हैं वो है इस समय तमिलनाडु में। टोटल भारत में 75 है। उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है, यहाँ पर 10 आपके रामसार साइट है। राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो राज्य में एस्बेस्टस हमें कहां पर मिलेगा? मिर्जापुर जनपद में आपको एस्बेस्टस देखने के लिए मिलेगा। ललितपुर में मैंने आपको बता दिया है क्या मिलता है, यूरेनियम और तांबा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है, फैजाबाद रोड पर ये स्थित है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए वो आपको पसंद आए होंगे, जो मैप वगैरह से मैंने समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो प्रैक्टिस सेट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही शाम को भी मैं एक प्रैक्टिस सेट इसका लेकर आऊंगा, क्योंकि दिन हमारे पास कम है, तो 15 प्रैक्टिस सेट हम एक दिन में जब 2 करेंगे तभी कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप जो मैंने आरो यारो का 3 टॉपिक बनाए हैं उनको जरूर देखिएगा। विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो बहुत अच्छे करीब 1000 उसमें प्रश्न है तीनों वीडियो में मिलाकर, वो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो प्लीज आप उसको भी जरूर देखिएगा, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।